हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। 30 क्वेश्चन का सीरीज आएगा और सेट आएगा जिस पे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा और बढ़िया से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा और आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस सीरीज से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का 30 क्वेश्चन का सेट। एक केमिस्ट्री का, ठीक है, 2024 का जो बिहार बोर्ड होने वाला है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन सब है। चलिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। बेकेलाइट जो है किसका एग्जाम्पल है? तो बेकेलाइट देखिए, सबसे पहले बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है। बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है ना। और कैसा पॉलीमर है? सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। अब देखिएगा बेकेलाइट जो पॉलीमर है, इससे इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर मतलब जिससे मिल करके ये बना हुआ है, मोनोमर। मोनोमर है इसका बेकेलाइट का, याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है। फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, इससे मिलके क्या बनता है? इसका क्रॉस लिंक्ड होता है। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है और यहीं से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है? बेकेलाइट। याद रहेगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो इसका बेकेलाइट का मोनोमर क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। किसका है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, बेकेलाइट है ये, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर्स। एक्चुअली में बोला जा रहा है कि नाइलॉन 66 जो बना हुआ है उसका मोनोमर क्या है? मोनोमर क्या है, इसी में से आपको बताना है कि नाइलॉन 66 का मोनोमर क्या है। तो याद रखिएगा, नाइलॉन 66 जो है एडिपिक एसिड और हेक्साडाइमिथाइलिन डायमाइन का ये मिक्सचर है ना। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन मिल करके एक मोनोमर बनता है। क्या बनता है? मोनोमर बनता है। मोनोमर बनता है और यहीं से क्या बन जाता है? नाइलॉन 66 बनता है। नाइलॉन 66 बनता है। ठीक है, अब देखिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल करके एक क्या बना है? मोनोमर बना है। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल करके मोनोमर बने तो इसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर बोलते हैं। कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, कोपॉलीमर हम इसको बोलते हैं। और ये नाइलॉन 66 जो है कंडेंसेशन प्रोसेस से, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहलाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी इसका नाम है। मतलब एक्चुअली में जब नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर का भी ये एग्जांपल है, क्योंकि वहां से वाटर का रिमूवल होता है। क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है। याद रहेगा। तो नाइलॉन 66 किसका एग्जांपल है? इसका मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा तो देखिए ऐसा होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर ऐसे करके इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है, चलिए। और अगर हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की बात करेंगे तो CH2, यहाँ पर 6, यहाँ पर NH2 और इधर NH2, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइलॉन 66 किसका, इसका मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव होता है कि हम खाना को ज़्यादा लंबे समय तक सही से रखने के लिए, खाने योग्य रखने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला देते हैं। केमिकल हम क्या करते हैं? मिक्स्ड कर देते हैं, मिला देते हैं,
तब जा करके वो फूड जो है प्रिजर्वेटिव मतलब फूड सही रहता है, खाने लायक बचा रहता है ना। तो उसमें इसमें से बोला जा रहा है कि कौन ऐसा एग्जाम्पल है चारों में से जो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सब, ये सोडियम बेंजोएट जो है फूड प्रिजर्वेटिव है, सॉर्बिक एसिड भी क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है, और साल्ट्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड भी क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। लेकिन सोडियम सल्फाइड ये फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। मतलब इसका यूज फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम चलाने के लिए, सही रखने के लिए इसका यूज नहीं किया, बाकी ये सब का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बूना एन एंड बूना एस आर, बोल रहा है कि बूना एस और बूना एन क्या है। तो बूना एस और बूना एन क्या, एक तरह का रबर है, क्या है, रबर है, वो भी कैसा, सिंथेटिक रबर है। कैसा रबर है, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है। और इसको हम देखिए सिंथेटिक क्यों बोलते हैं कि उसको, क्योंकि इसको हम लैब में बनाते हैं, लैब में बनाते, इसलिए इसका नाम क्या, सिंथेटिक रबर। था नेचुरल रबर है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, पॉलीथीन भी नहीं, तो क्या है, सिंथेटिक रबर है। याद रहेगा, सिंथेटिक किसको बोलते हैं, जिसका हम प्रिपरेशन लैब में करते हैं। एक होता है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। इसमें सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है, नेचुरल पॉलीमर जो होता है उसमें हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, नेचुरल पॉलीमर जो होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो क्या बन जाता है, सेमी सिंथेटिक बन जाता है। नेचुरल पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर तो नहीं है, चलिए नेचुरल रबर है, ठीक है, ये पॉलीमर का बता दिए, नेचुरल जो पॉलीमर होता है उसको बता दिए, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर याद रखिएगा, जिसको हम लैब में बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मोनोमर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पीवीसी बोलते हैं। अब देखिए यहीं पर छुपा हुआ है मोनोमर का नाम। विनाइल क्लोराइड क्या है, इसका मोनोमर है, मोनोमर है, ठीक है। और विनाइल क्लोराइड हम किसको बोलते हैं, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, मतलब विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, 1 पे क्या है, क्लोरो, 1 पे क्लोरो। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, और 1 पर ईन है तो इथीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन, तो देखिए क्लोरो इथीन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये सब नहीं होगा। तो पीवीसी का मोनोमर क्या है, क्लोरो इथीन, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी बोला विटामिन सी क्या है, मतलब विटामिन सी इज, आपको पता होगा विटामिन सी क्या है, एक एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो याद रखिएगा विटामिन 2 टाइप का होता है, एक होता है फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल विटामिन, और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन बी में बहुत सारा होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 etc। तो याद रखिएगा फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये एग्जांपल भी डायरेक्ट आता है, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज प्रेजेंट इन RNA ओनली। अब देखिए DNA और RNA, DNA और RNA, इस दोनों में 4 नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और T से थाइमिन। इसमें देखिए एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब देखिए डीएनए में जो है थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों दोनों में सेम है। तो बोला क्या जा रहा है, आरएनए में सिर्फ प्रेजेंट होता है जो डीएनए में, मतलब आरएनए में सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो बताइए आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। देख लीजिए यूरासिल जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया।
चलिए, अगर बोला जाता है कि डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है तो याद रखना है थायमिन जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है जो कि डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट ऑल अमॉन्ग शुगर, मतलब स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, मतलब सभी शुगर में सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मीठा जो है फ्रक्टोज होता है, बाकी ये नहीं होता। लेकिन आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला याद रखना है, C6H6, सॉरी फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी होता है और क्या होता है, फ्रक्टोज का भी होता है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप जो है क्या होता है, कीटोन होता है, और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बस यही डिफरेंशिएट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जब सुक्रोज को, यहीं पर बता देते हैं, सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो सुक्रोज से दो चीज बनता है, एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। ये भी आपको याद रखना है। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं मतलब पानी मिलाते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन HCP स्ट्रक्चर द पैकेजिंग ऑफ फ्रैक्शन, द पैकेजिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकेजिंग फ्रैक्शन क्या है? अब HCP का मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं HCP को। ठीक है, अब याद रखिएगा हेक्सागोनल में FCC पैकिंग होता है। FCC क्या होता है, पैकिंग होता है। अब बताइए FCC में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74 होता है। और यहीं से इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी जो होता है कितना होता है, 0.7। इसमें क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में निकल जाएगा, मतलब 74% होता है। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन बोला तो कितना होगा, 0.74 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल इस चारों में से कौन है? तो देखिए दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड होता है। देखिए क्रिस्टल सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका अरेंजमेंट जो होता है एक लॉन्ग रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो ज्यादा दूर तक होता है, ज्यादा लंबा होता है, लेकिन एमॉर्फस में शॉर्ट डिस्टेंस का होता है। शॉर्ट डिस्टेंस का क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, वो भी किसका, पार्टिकल का, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, या यूनिट सेल का, है ना। तो जो कम दूरी का रेगुलर अरेंजमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड बोलेगा। ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का रेगुलर अरेंजमेंट हो किसका, एटम का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। तो बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। तो याद रखना है रबर और ग्लास होता है, रबर और ग्लास दो याद रखिएगा, इसी में से कोई एक बोल दिया जाएगा। तो रबर जो है एमॉर्फस सॉलिड का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लास भी है, बाकी जितना होगा आपका कोवेलेंट होगा, बाकी मेटेलिक होगा, वो सब आपको इसमें दिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला जा रहा है हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्पेयर आर देयर इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी में बोल रहा है, सीसीपी में कि पर स्पेयर कितना ऑक्टाहेड्रल बनेगा, एक स्पेयर में क्यूबिक का जिसमें कितना ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा एक क्यूबिक यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग करोगे ऐसे करके, तो हर एक एज पे
एट एवरी एज कितना बनता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड? 1 बनता है, 1 बनता है। अब 1 बनता है तो हर एक एज पे जो एटम का पार्ट है वो 1/4 अंदर रहता है, बाकी 3/4 बाहर रहता है। तो ऐसा कितना एज है? 12 एज है। तो 12 एज बाय 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होता है, इसके सेंटर पे, किसके, क्यूबिक यूनिट सेल के एक सेंटर पे एक बनता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 और प्लस में 1, तो कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा? 4 बनेगा। अगर बोला जाता टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसका दोगुना हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। एक फॉर्मूला भी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n बनता है तो टेट्राहेड्रल कितना बनेगा, 2n बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिलेशन आपको किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला क्या जा रहा है, सिलिकॉन दैट हैज बीन डोप्ड विथ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स इज कॉल्ड। बोल रहा है कि सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक है सेमीकंडक्टर, दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर। आपको बोला क्या जा रहा है कि सिलिकॉन को हम अगर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट के साथ डोपिंग किया जाए तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। अब बताइए 15 नंबर ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पार्टिकल रासायनिक सब बीमार, ये होता है। अब बताइए इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये 4 इसके 4 से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, 1 बच जाएगा। तो 1 बच गया तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब याद रखिएगा अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा। समझ में आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया 1, क्योंकि 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 1 बच जाएगा तो क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अगर यही क्वेश्चन बोला जाता कि इस सिलिकॉन को अगर 13 नंबर ग्रुप के साथ हम डोपिंग करते हैं, 13 नंबर ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, तब क्या होता। अब देखो इसके पास बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, और इसके पास क्या है, 4। तो 3 तो ये बॉन्डिंग कर लेता था, यहां पर क्या जनरेट हो जाता, एक होल जनरेट हो जाता। क्या हो जाता, एक होल यहां पे जनरेट हो जाता ऑटोमेटिक। तो वो किस टाइप का हो जाता, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाता। तो यहां पे आंसर क्या होगा, बी, मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता। ठीक है, याद आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये ऐसे सीरीज चलता रहेगा, 30 का लेक्चर आएगा, आप लोग बढ़िया से देखिएगा, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इन एफसीसी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ क्या है। अब देखिए एक सिंपल होता है, एक सिंपल यूनिट सेल होता है, और एक क्या होता है, बीसीसी होता है, एक क्या होता है, एफसीसी होता है। सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ जो है ए, इसका रिलेशन होता है 2r के बराबर। इसमें क्या होता है, a = 4r/√2 होता है, और इस वाले में क्या होता है, एफसीसी में a = 4r/√3 होता है। अब बताइए किसका बोला है, एफसीसी का पूछा है, तो एफसीसी का 4r/√3 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कोई आएगा तो आप याद रखिएगा, देखिए 2r भी दिया हुआ है, 4r/√2 ये भी दिया हुआ है, और वो अलग से कोई दे दिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन बोला है कि 9650 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट विल लिबरेट। बोल रहा है कि 1 फराडे कूलम, मतलब 1 फराडे मतलब इतना चार्ज होता है कूलम, उसको हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो इसमें से कॉपर कितना लिबरेट होगा, मतलब कॉपर निकलेगा कितना, यही क्वेश्चन है। तो आप इसको ब्रेक कीजिए, कॉपर सल्फेट को आप ब्रेक कीजिएगा तो कैसे टूटेगा, कॉपर +2 और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब बताइए कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कॉपर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन
गेन करके 1 मोल को बनाएगा। मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना बनाएगा? 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर बनाएगा। लेकिन बोला क्या, 1 मोल हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 मोल चार्ज मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही हम क्या कर रहे हैं, इससे पास करा रहे हैं। अब बताइए, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे तो 1 मोल कॉपर पास होगा। अब बताइए, 1 कॉपर का वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम होता है ना, 63.5 ग्राम होता है। अब बताइए, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर को यहां पर बना रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना बनाएगा? इसका आधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यही बात है, देखिए 2 मोल 1 मोल को बनाता है तो 1 मोल कितना बनाएगा? 1/2, और 1 मोल का वैल्यू कितना है? 63.5 ग्राम। तो यहां पर रख दीजिए 63.5 ग्राम, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा, देखिए 2 6 3 और 2 1 2 2 7 और लगभग ये ग्राम ऑफ कॉपर 31.76 ग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो कॉपर का वजन होता है 63 पॉइंट मास होता है उसका आधा, क्योंकि 1 मोल की बात किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया? इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 1 मोल का बात किया गया, 1 मोल और यहां पर कितना है? 2 मोल, इसका मतलब उसका आधा होगा। ठीक है, तो आधा मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा? 31.76 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विथ। कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन क्या, ऐसा क्या प्रोसेस है जिसमें हम कोटिंग करते हैं, किसके ऊपर? आयरन सरफेस के ऊपर। आयरन के सरफेस पे हम कोटिंग करने का ये क्या है? एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है ये कोटिंग करता है आयरन के सरफेस पे, किसका? जिंक का। जिंक का कोटिंग किया जाता है वाया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। याद रहेगा, गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें हम जिंक को आयरन के सरफेस पे कोटिंग करते हैं, है ना। अब याद रखिएगा, कोटिंग करते क्यों है? रस्टिंग ना लगे, रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से जिंक को कोटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। इसमें से कौन दिया हुआ है जो सेकेंडरी सेल है? याद रखिएगा, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेल में आपका आता है डेनियल सेल आता है, डेनियल सेल आता है, मरकरी सेल आता है और भी बहुत सारा, लेक्लांचेस सेल भी आता है, लेक्लांचेस सेल भी आता है। अब याद रखिएगा, जो सेकेंडरी सेल है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोला जाता है इसको। याद रहेगा, सेकेंडरी सेल कौन है इसमें से? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोला, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस रिएक्शन का दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ पूछा गया है ऑफ द गिवन सेल, जो सेल है उसका ईएमएफ पूछा गया। तो आपको पहले थोड़ा चीज याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि यहां पर दिया हुआ क्या है, यहां पे दिया हुआ क्या है और इस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, दो चीज याद रखना है, इसमें दिया हुआ क्या है और यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे वैल्यू दिया हुआ है ना। अब देखिए यहां पर, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा?
रिडक्शन, मतलब यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहां भी देखिए +2 से 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका भी क्या हुआ? रिडक्शन, मतलब ये भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है कि यहां पे क्या है। देखिए यहां से यहां ये गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ? टीन का। Sn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और मतलब इसका क्या है? सिल्वर। सिल्वर का क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन और इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब याद रखिएगा, एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा ई स्टैंडर्ड सेल का। अब देखिए टोटल सेल का हमको अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या होता है? ये स्टैंडर्ड की बात हो रहा है, तो ये हो जाता है कैथोड, और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस ई स्टैंडर्ड और एनोड हो जाता है। ठीक है, अब बताइए कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया? इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल ये कैथोड पे है और ये कहाँ पे है? एनोड पे है। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका मतलब आयरन, सॉरी सिल्वर का। तो देखिए सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यू यहां पर रख लीजिए, ये दिया हुआ है। ये क्या है? दिया हुआ है। अगला क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां पे होगा, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। दिया है ना, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस में ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आया? अब देखिए हमको अगर रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह माइनस ला के रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे तो हो जाएगा। मतलब यहां पर हम क्या रखें? माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड का ही। किसका? एनोड का। एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आया? अब देखिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए 0.80 माइनस, और ये पहले से दिया हुआ है कितना? देखिए -0.14, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 0.14 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.14, इसको जोड़िए कितना आएगा? ये 4 और 8 और 1 9.0 ये वोल्ट। ऑप्शन नंबर देखिए कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या देखिएगा, पहले यहां पे आप चेक कर लीजिएगा दिया क्या, रिडक्शन दिया कि ऑक्सीडेशन दिया, फिर यहां पे देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जब ये आप ये चेक कर लीजिएगा तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि यहां पर एक होता है कैथोड प्लस, देखिए ये टोटल ईएमएफ है पूरे सेल का। अब हम कैथोड प्लस क्या हो गया? एनोड। अब देखिए कैथोड का मतलब क्या है? रिडक्शन हो रहा है वहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पे ध्यान देना है कि यहां पर गिवन क्या है। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया रहता तो हम डायरेक्ट वो वैल्यू रख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, इसलिए हम माइनस लगा करके ये वैल्यू निकालें। समझ में आया? इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा क्या? क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन क्या होता है? तो क्लोरोक्विन याद रखिएगा, क्लोरोक्विन क्या है? एक मलेरिया का दवा है। किसका? मलेरिया का दवा। इसका मतलब एंटी मलेरियल मेडिसिन है ये। क्या है ये? मलेरिया का मेडिसिन है ये। तो एंटी मलेरियल ये मेडिसिन है, मलेरिया के दवा है ये। ठीक है, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जो है ये एक तरह से पैरासीटामोल का काम करता है, मतलब फीवर कम करने के लिए, फीवर रिड्यूसर के तौर पर इसका काम किया जाता है। किसका? पैरासीटामोल का, और उसको एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैम एक्सेन। तो याद रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, गैम एक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैम एक्सिन। याद रखिएगा ऐसा फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर 6 तरफ से क्या लगा हो, क्लोरीन लगा हो, उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलेंगे। समझ में आया। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं गैम एक्सिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे अच्छा, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें से कौन है जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा ये सब मेटाफॉस्फोरिक एसिड नहीं है, ये वाला है HPO3। HPO3 को क्या बोला जाता है, यहां पर एन लगा देता हूं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसी का नाम है। अगर ये इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसे बनता है, देखिए ये फॉस्फोरस रख लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो एक इधर और ये एक इधर, ये है H+, ये क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर बोला जाए तो क्या कीजिए, फॉस्फोरस को यहाँ रखिए, कितना ऑक्सीजन है 3, और एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, और एक इधर, एक इधर, और एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 3, हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसमें कितना एसिड हो जाएगा, ये H+, 2 H+ देगा, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P यहाँ रखो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया देखिए H3PO4। तो यहाँ पर 3 H+ निकलेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे, आगे आने वाला क्वेश्चन होगा इस टाइप का कुछ तो बता देंगे। चलिए ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमॉन्ग हाइड्रोजन हैलाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। बोला जा रहा है ये जो ऑर्डर दिया हुआ इसमें सबसे अच्छा एसिडिक ऑर्डर बताओ, जो सबसे ज्यादा हो उसके बाद कम हो, ऐसे करके घटता जाए। तो याद रखिएगा HI हाइड्रोजन हैलाइड, उसके बाद HBr, HCl, उसके बाद HF, ये सबसे ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं। ये ऑर्डर है HI, HBr, HCl और HF। सबसे कम किसका होता है, HF का। तो देखो सबसे कम किसका है, HF का, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, और सबसे ज्यादा HI का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन इन XCF2। मतलब बोल रहा है कि जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जीनोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 बॉन्डिंग किया है, क्या किया है, 2 बॉन्डिंग कर लिया, 2 क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया। अगर 2 बॉन्डिंग कर लेगा तो 2 बॉन्ड इधर हुआ। अब 2 बॉन्ड करेगा तो बचेगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 का मतलब क्या है, 3 लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। अब बताइए 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, तो कितना हो गया, 3 और 2 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sp3d, 3 1 4 1 5। तो sp3d किसका है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है, जीनोन में F4 लगा दो। अब बताइए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 होता है। 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास लोन पेयर कितना बचा, 2 लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर बचा। देखिए इसका कैसे बनेगा, एक फॉस्फोरस, देखिए एक और कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए ये जीनोन, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर, और यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अब बताइए इसके पास क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा 6, मतलब sp3d2। sp3d2 किसका हो जाएगा, XCF4 का। तो आपको याद रखना है XCF2 का कितना है, sp3d है। इस टाइप का आपको निकालने आ जाना चाहिए, ये आपको पूछा जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है
है ना, प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा, इसका इस दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। आपको एक चीज और बता देते हैं, H2SO4, यहां से 2H प्लस निकलता है, 2H प्लस निकलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। 2H प्लस निकला इसलिए क्या बोल दिए, डाई बेसिक, और ये क्या है, एसिड है। लेकिन यहां क्या बोला है कि टेट्रा बेसिक एसिड क्या है, मतलब उसमें कितना H प्लस निकलना चाहिए, 4। देखिए अभी इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाए थे, तो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिर्फ एक H प्लस निकल रहा था, इसमें भी एक निकल रहा था, इसमें कितना निकल रहा था, 3 निकल रहा था, है ना। तो अब इसमें और इसमें और इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि 4 बोला है, तो इस वाले तीनों में से नहीं होगा, तो होगा किसका, इसका होगा। ऐसे भी देख लो, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। बताते हैं कैसे H प्लस निकलता है। देखिए कितना फास्फोरस है, 2 फास्फोरस है। ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन है। देखिए देखिए कितना हो गया, एक और लगा लीजिए, एक इधर लगा लीजिए, एक यहाँ पर H हो जाएगा, एक यहाँ पर H हो जाएगा, एक यहाँ पे H हो जाएगा, और एक यहाँ पे H हो जाएगा। अब बताइए कितना H, देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, और फास्फोरस 1 और 2। यहाँ से एक H प्लस निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो कितना H प्लस निकला, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 H प्लस निकला। इसका मतलब क्या है, टेट्रा बेसिक एसिड कहलाएगा। कौन, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। याद रखना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसा है, टेट्रा बेसिक एसिड है। बात समझ में, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी टाइप से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या है, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। तो याद रखिएगा व्हाइट और येलो फास्फोरस एक दूसरे का क्या है, एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स किसका, व्हाइट और येलो फास्फोरस का एलोट्रोप्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। इसी तरह से ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स क्या है, O3 है। O3 का मतलब ओजोन, इसका एलोट्रोप्स है ऑक्सीजन का, याद रहेगा। उसी टाइप से कार्बन का एलोट्रोप्स क्या है, कार्बन का एलोट्रोप्स एक तो ग्रेफाइट है, एक क्या है, ग्रेफाइट है, और एक क्या है, डायमंड है, डायमंड, और एक बक्की बॉल है, या फ्लोरीन बोलते हैं, बक्की बॉल बोलते हैं, या फ्लोरीन बोलते हैं, फ्लोरीन नहीं मतलब हाँ बक्की बॉल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बक्की बॉल बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट, डायमंड और बक्की बॉल किसका एलोट्रोप्स है, कार्बन का। उसी तरह से ऑक्सीजन का ओजोन, उसी टाइप से व्हाइट और येलो फास्फोरस का एलोट्रोप्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हाँ, बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या है, ओलियम का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। देखिए तो इसमें से कौन सा है, H2S2, हाँ सॉरी ये A है, ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। ये ओलियम का फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो बोल रहा है इसका रेट क्या होगा। देखिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अगर आप इसको लिखिएगा तो इसी टाइप से लिखाएगा, रेट ऐसे लिखाता क्या है, प्रोडक्ट नीचे लिखाता है और रिएक्टेंट ऊपर लिखाता है, हाँ ऐसे कुछ करके लिखाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए पावर को जोड़िए, ये 0 + 0 क्या होगा। देखिए अगर हमको यहां पर रेट ऑफ निकालना जीरो ऑर्डर का, तो इस दोनों का पावर जोड़ करके क्या आना चाहिए, 0। अगर 1 ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, तो दोनों का पावर जोड़ के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी टाइप से अगर सेकेंड ऑर्डर हो तो पावर जोड़ के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए जीरो ऑर्डर बोला है ना, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0, यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए 0 + 1 ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। देखिए 1 + 0 ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा A के साथ जाना होगा। ये पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेशन का पावर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। बोला जा रहा है ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोला विच हैज रेट K इक्वल्स टू ये H2 और NO2। ये देखिए क्या होता है, पावर 1 होता है, कुछ नहीं दिया था, कितना दिया है, पावर 1। तो देखिए 1 और 2 मतलब ये कैसा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो बोल रहा है कि इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। ये रेट का यूनिट निकालने के लिए। अब बताइए जितना ऑर्डर होगा ना वो यहां पे आप रख दीजिएगा। अगर 3 ऑर्डर है तो यहां पर कितना रखोगे, 3। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अब बताइए यहां पर पावर कितना होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 सेकेंड इनवर्स होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, जितना ऑर्डर बोले उस टाइप से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोल पावर -2 रहेगा और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 और सेकेंड इनवर्स रहेगा। इस टाइप का देखिए ऑप्शन कौन है, मोल -2 लीटर +2, हाँ यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी कोई नहीं, देखिए यहाँ पर -1 है, वहां पर +2 है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको ऑर्डर का मतलब रेट का यूनिट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, तो क्या इसमें से कौन सा एनर्जी लगेगा, इसमें से कौन सा एनर्जी लगेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो नहीं, याद रखिएगा अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो एक बैरियर होता है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ना। तो ये बैरियर है, इस बैरियर से ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये वैसा एनर्जी है जिससे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट। मतलब एक लिमिट, जैसे मान लीजिए यहां पर है, यहां पर जा चुका है, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आया, तो उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इस चारों में से कौन सा अच्छा बेस है। देखिए बेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो, तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो वो क्या कैसा होगा, वो अच्छा बेस कहलाता है। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है तो ये भी बेस है। यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये भी बेस है। इसके पास है, ये भी बेस है। इसके पास है, ये भी बेस है, मतलब चारों बेस है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा बेस कौन है। अब देखिए इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा, CH3 और ये 2 CH3 है ना, हाँ एक यहां पर CH3 आएगा, 2 CH3 होगा, हाँ ये हो गया। मतलब ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री अमाइन। अब ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री अमाइन, है ना। अब ये कितना डिग्री होगा, देखिए एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा। देखिए सभी पे लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस में होगा। तो आपको पता होगा, आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होगा इंडक्टिव इफेक्ट। ये मिथाइल ग्रुप के पास +I इफेक्ट होता है, इसके पास भी +I इफेक्ट होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब इसको देगा, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने इलेक्ट्रॉन को उधर की तरफ पुश करेगा, मतलब उधर बढ़ाएगा। अब बताइए इसमें बढ़ाने वाला कितना है, 2, और इसमें कितना है, ये 3 डिग्री अमाइन है। इसमें कितना है, 3। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक तो पहले से है और इलेक्ट्रॉन तीनों तरफ से इसको दे रहा है। इसमें कितने तरफ से दे रहा है, 2 तरफ से। इसमें किसी भी तरफ से नहीं दिया जा रहा, इसमें एक तरफ से दिया जा रहा। अब बताइए इस चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ेगा,
तो इसमें बड़ा है, क्यों? क्योंकि तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला यहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें दो तरफ से, इसमें एक तरफ से और इसमें किसी भी तरफ से नहीं। तो सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? डी नंबर होगा। इसमें बोला जाए कि सबसे इसमें वीक कौन होगा, तो सबसे वीक ये होगा। लेकिन पूछा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब सबसे बढ़िया डी नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आया? चलिए, अगर इसका ऑर्डर दिखाना तो सबसे खराब, मतलब सबसे वीक कौन होगा? NH3, उसके बाद ये CH3 NH2, उसके बाद ये वाला CH3 ट्वाइस NH, और सबसे अच्छा ये वाला N, यहाँ पर CH3 का थ्राइस, या ऐसे बोल सकते हैं सबसे बढ़िया D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। ठीक है, ये ऑर्डर याद कर लीजिए। सबसे अच्छा सीट इसमें से बेस कौन है? ये वाला डी नंबर। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस सीरीज का है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? C3H9 कैन नॉट रिप्रेजेंट, इसमें से कौन है जो ये, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते हैं ये कैसा है। कार्बन कितना है? कार्बन की संख्या 3 है। कितनी है कार्बन की संख्या? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन आपको हम बताते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 1 2, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7 2 9। अब कितना डिग्री अमाइन है ये? फर्स्ट डिग्री अमाइन है। कितना डिग्री अमाइन है? फर्स्ट डिग्री, मतलब ये बन जाएगा। चलिए एक और बना के देखते हैं। यहाँ पर NH, ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर CH3। तो कितना हो गया? देखिए 3 2 5, सॉरी 3 3 6 2 8 1 9। अब ये कार्बन, देखिए आपको ऑर्डर पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये अमाइन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन भी बन जाएगा। अब इसको हम एक और बनाते हैं। ये N, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। अब ये कितना कार्बन है? देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9। अब ये क्या है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो कितना डिग्री है? 3 डिग्री अमाइन है। तो 3 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, लेकिन 4 डिग्री नहीं बना सकते। क्यों? इसके पास और कोई कार्बन है ही नहीं। अगर किधर कहीं और से लगाएंगे, मतलब 4 डिग्री का मतलब है कि चारों तरफ से कार्बन होना चाहिए। पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नहीं है पॉसिबल। बात समझ में आया? इसका मतलब क्वाटेनरी अमोनिया नहीं बनेगा। यहाँ पे क्वाटेनरी अमाइन अमोनिया नहीं बनेगा। समझ में आया? बनाने के लिए यहाँ पर अगर दिया रहता है कुछ और, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं NH4+, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर दिया ही नहीं है। हम इसके जितना दिया उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो हम क्वाटेनरी अमोनिया नहीं बना सकते। तो बनेगा कौन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और इसी टाइप का आपको 30 क्वेश्चन का सीरीज फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में तो आएगा ही, और मैथ में भी आएगा। ठीक है।